हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पूर्वोत्तर भारत के रियांग क्रांति के नायक रतन मणि के बारे में बताने जा रही हूँ। रियांग राज्य त्रिपुरा राज्य में मिलाए जाने से पूर्व पवित्र नदी गोमती से मयानी क्षेत्र चिटगांव के पर्वतों तक विस्तृत था। रियांग राज्य का गौरवशाली अतीत था। उनके अपने रीति रिवाज एवं परंपराएं थी। उस गौरवशाली अतीत में उनके समाज में पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। वे अपने डाफा अर्थात समूह का नायक, सेनापति व सरदार स्वयं चुनते थे, किंतु वे स्वर्णिम दिन त्रिपुरा में विलय के बाद केवल एक स्मृति मात्र रह गए। रियांग लोगों का त्रिपुरा के राजा के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंकना 1943 में एक स्थानीय क्रांति थी, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक तत्व मिले हुए थे। रियांग जाति द्वारा पिछले 1 सहस्र वर्षों में यह एकमात्र क्रांति थी। रियांग प्रथा के अनुसार चुने गए राजा के जीवन काल में दूसरा राजा नहीं बनाया जा सकता था। त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम किशोर ने तत्कालीन राजा देवी सिंह रियांग के स्थान पर खगेंद्र चौधरी को राजा नियुक्त कर दिया, जिसने देवी सिंह का अपमान भी किया। मिसिप पद जो राजा और जनजाति के बीच समन्वय का कार्य करता था, पर राजा ने अपने वंशजों की नियुक्ति कर दी। रियांग परंपरा का विरोध ही रियांग जनता में क्रांति का कारण बन गया। पूर्वोत्तर के जनजातीय लोग स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और कभी भी अपने जीवन में किसी बाहरी शक्ति का दखल सहन नहीं करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति एवं स्वतंत्रता प्राणों से अधिक प्रिय है। जब त्रिपुरा के राजा ने उनके जीवन में दखल दिया, उनके राजा को पदच्युत करके दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया, जिसने उन पर अत्याचार और अन्याय प्रारंभ कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर राजा का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं हो सका। पदच्युत राजा के बजाय नोआतिया जनजाति के रतन मणि के नेतृत्व में उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। खगेंद्र चौधरी ने राजा बनने के बाद रियांग लोगों पर भयंकर अत्याचार किए, साथ ही उन पर करों का बोझ भी लाद दिया। इन सब कारणों से रियांग लोग त्रिपुरा के राजा के विरुद्ध हो गए। उनको क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की आवश्यकता थी। जनजातीय लोग धार्मिक प्रकृति के होते हैं। धर्म गुरुओं के प्रति उनमें अपार श्रद्धा होती है। तांत्रिक रतन मणि में उन्होंने एक मसीहा का रूप देखा। रतन मणि ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इस सरकार का खर्च धनी लोगों से लूटी गई संपत्ति से चल रहा था। सरकार चलाने के लिए उसने 5-7 मंत्री, सेना नायक, पुलिस अधिकारी और इंजीनियरों की नियुक्ति कर दी। अब रियांग लोग उनको महाराजा कहने लगे। इसके लिए बांस का एक सिंहासन बनाया गया। उसके लिए राजा जैसा एक मुकुट भी बनाया गया। उसके अनुयायियों ने त्रिपुरा के राजा की सेना से संघर्ष शुरू कर दिया, परंतु वह भली भांति जानता था कि राजा की सेना से टक्कर लेना उसकी सेना के लिए संभव नहीं है। अतः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सेना पर हमला करके लूटपाट करके जंगलों में छिप जाएं। रतन मणि नोआतिया लौटुंग जाति का एक युवक था, जो 1943 में से लगभग 10 वर्ष पूर्व त्रिपुरा में आया था। रतन मणि चिटगांव के पर्वतीय क्षेत्र के रामगढ़ उपखंड के सई चिराया रामसीरा गांव का निवासी था। उसके पिता नीलकमल नोआतिया एक शैव तांत्रिक थे। रतन मणि ने भी अपने पिता का व्यवसाय अपनाया। उसके कई पत्नियां थीं। उसका एक पत्नी रियांग थी, जिसके माध्यम से वह रियांग जनजाति के संपर्क में आया। वह 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर गया। उसका पहला शिष्य श्री कृष्ण था और बाद में गेला कृष्ण और चित्रसेन भी शिष्य बन गए। उसने नातून बाजार, अमरपुर के अलकाचौरी मौजा के टाऊ फार्म में इन शिष्यों की सहायता से आश्रम की स्थापना की थी। धीरे धीरे दूसरे आश्रम भी स्थापित किए गए। वह त्रिपुरा में 50 से 53 वर्ष की अवस्था के बीच में आया था। इस समय वह एक शांत पुरुष था। रंग काला, दुबला पतला और सामान्य ऊंचाई का व्यक्ति था। उसमें कुछ भी विशिष्ट नहीं था। वह लंबी जटाएं रखता था और साधारण वस्त्र पहनता था और हाथ में लोहे का चिमटा रखता था। वह गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं पहनता था। वह रियांग लोगों का धार्मिक गुरु बन गया। वह उन्हें उपदेश देता था। उसके उपदेशों में धर्म और राजनीति का मिश्रण था। वह घर घर जाकर प्रार्थना सभाएं करता था। उसके शिष्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना करते थे। उसके बाद रतन गुरु की, जो उनके माता पिता के समान था, वे एक तारा पर भजन गाते थे। वह ओम प्राणाराम मंत्र से अपने शिष्य बनाता था। दीक्षा लेने के बाद वो जय गुरु बोलकर रतन गुरु से वार्तालाप करते थे। कभी कभी वह मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और भगवान बुद्ध के संबंध में भी अपने उपदेशों की चर्चा करता था।
उसके शिष्य उसको अवतार मानते थे। उसकी अवज्ञा करने को रियांग पाप मानते थे। उसके उपदेश आदर्श थे। उसका कहना था कि रियांग लोग जनजातीय लोगों में सबसे सीधे और बुद्ध हैं। तुम ईश्वर का नाम लेने से धर्म और आचरण करोगे, धर्मराज की स्थापना हो जाएगी और तुम अपनी खोई हुई शक्ति और स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकोगे। ईश्वर नाम तुम्हें प्रचलित शोषण, दबाव, गरीबी और परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा। रतनमणि की सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक शिक्षा का बहुत महत्व था। रियांग जन को उसके उपदेशों में आशा की किरण दिखाई दी। उसने कहा कि तुम राज परिवार के सूर्यवंशी लोग हो, तुम फिर राज कर सकोगे। दूसरी जाति के लोग तुम पर शासन नहीं कर पाएंगे। सन 1943 की क्रांति के लिए उनके कथन महत्वपूर्ण थे। उसको गांधी जी के रामराज, स्वराज व ग्रामराज का भी ज्ञान था। वह अपने उपदेशों में गांधी जी की भी चर्चा करता था। भोली भाली जनजातियों में धार्मिक विश्वास बहुत दृढ़ होता है और जब कभी भी जनजातीय क्रांति हुई है उसमें प्रमुख रूप से नेता धर्मगुरु ही होता है, जो धर्मगुरु होने के साथ अपनी जाति के लोगों को शोषण मुक्त करना चाहता है और उनका नेतृत्व करता है। रतनमणि ने रियांग व नोआतिया लोगों को आशा की किरण दिखाई थी। उसने कहा कि तुम्हारी आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों में अवश्य परिवर्तन होगा। तुम खगेंद्र राजा के उत्पीड़न, अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त हो सकोगे। रतनमणि के आदेश से रियांग लोगों ने राजा के विरुद्ध क्रांति कर दी। खगेंद्र राजा ने रियांग लोगों से 20,000 रुपये का कर वसूल किया था। उसने गंगा पूजा का कर 2 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये कर दिए थे। जब उसके अत्याचार सहन नहीं हुए तो रियांग जनता ने क्रांति कर दी। रतनमणि ने अपनी समांतर सरकार का गठन कर लिया, जिसमें 5-6 मंत्री, अनेक सभासद थे। धर्मगोला खाद्यान्न भंडार में खाद्यान्न का भंडार जमा कर लिया और जासूसों का पूरा जाल बिछा दिया। 12,000 रियांग व 7,000 नोआतिया जन की सेना तैयार कर ली। उनके पास धनुष, बाण, भाले, तलवारें, दाव आदि हथियारों के साथ 300 बंदूकें भी थी। उसकी यह सेना आत्म बलिदान के लिए तत्पर थी। गोरिल्ला तरीके से शत्रु पर आक्रमण करना व लूटपाट करके जंगलों में छिप जाना उनकी युद्ध नीति थी। यही उनके गुरु की आज्ञा थी। उसने 500 से 700 क्रांतिकारियों के त्रिपुरा के विभिन्न भागों में शिविर स्थापित कर दिए थे। उसके शिष्यों ने गुरु के प्रति श्रद्धापूर्ण गीतों की रचना की, जिन्हें वे एक तारा वाले वाद्य यंत्र पर गाते थे। रतनमणि उनका धर्मगुरु, महामानव, उपदेशक, महाराजा और मसीहा था। वह भविष्य वक्ता भी था। उसने उनके लिए भविष्यवाणी की थी, अतः वे उसके नेतृत्व में प्राणों का बलिदान करने को तैयार हो गए थे। रियांग जन की यह क्रांति दूसरी जनजाति नोआतिया के व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ी गई थी। 7 दिन का गोरिल्ला युद्ध हुआ था। उसका प्रभावित क्षेत्र 1,167 वर्ग मील और 20,000 व्यक्ति थे। जुलाई 27, 1943 को उदयपुर से एक पुलिस अफसर को रतनमणि के पास भेजा गया। रतनमणि ने उसको कहा कि उसकी प्रतिक्रिया केवल खगेंद्र राजा तथा उसके सहायकों के विरुद्ध है। उसके द्वारा मेरे लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध यह क्रांति है। रतनमणि की क्रांति और समांतर सरकार बना लेने की खबर त्रिपुरा के राजा के यहाँ पहुँच गई। रियांग चौधरी कृष्ण प्रसाद ने त्रिपुरा के राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया कि पूर्णिमा के दिन क्रांतिकारी अमरपुर, वेलोनिया तथा उदयपुर के थानों पर हमला करेगी। इन क्षेत्रों के निवासी बहुत डर गए। खगेंद्र राजा ने भी राजा को सूचित किया कि रतनमणि विद्रोही हो गया है। इन सूचनाओं से त्रिपुरा के राजा ने दक्षिण त्रिपुरा के पर्वतों में फैली हिंसात्मक कार्यवाही की गंभीरता को महसूस किया। राजा बहुत नाराज हो गया और सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। रतनमणि के कथित डाकू दल को पकड़ने के लिए सेना उदयपुर व अमरपुर की तरफ गई और एक सैनिक दल ने बेलोनिया की तरफ से आक्रमण किया। राजा की बॉडीगार्ड टुकड़ी के कमांडेंट ने सेना के इस अभियान के प्रभारी नगेंद्र देव वर्मा को आदेश दिया कि रतनमणि के छोटे छोटे शिविरों को पहले नष्ट करें, उसके बाद अमरपुर की तरफ बढ़ें। सेनापति की तरफ से सेना की टुकड़ियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। इन डाकुओं को बंदी बनाकर अगरतला भेजें। आत्मरक्षा के लिए गोलियां भी चलाएं। यदि कोई व्यक्ति सेना की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करे तो उसको गोली मार दें। बंदूकें, दाव, तलवारें आदि हथियार छीन लें। यदि संदिग्ध डाकू अपने घर में नहीं मिले तो उनके परिवार के सदस्यों को बंदी बनाकर अगरतला भेजें और उनके घरों को आग लगा दें। सेना नायकों को पर्याप्त धनराशि व राशन दिया गया और यह कहा गया कि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो अमरपुर व उदयपुर के संभागीय अधिकारियों से सहायता मांग लें। उपर्युक्त आदेशों के साथ नगेंद्र देव वर्मा के अधीन सेना 30/7/43 को
उदयपुर पहुंच गए। सेना की दूसरी टुकड़ी लेफ्टिनेंट हरेंद्र किशोर देव वर्मा के नेतृत्व में अखीरा से रेल से 31 जुलाई 1943 को बेलोनिया पहुंची। नगेंद्र देव वर्मा के नेतृत्व में अमरपुर से सेना ट्यूनानी और टाईचारा बोहरा तुरंत नहीं गई। वे क्रांतिकारियों की संख्या और शक्ति का अनुमान लगाकर आगे बढ़ना चाहते थे। उसी समय उनको सूचना मिली कि रतनमणि की उस्फरफा नामक पत्नी 4 बोलिया शिविर में केलासर से रियांग व खासी क्रांतिकारियों के साथ आ पहुंची है। 1 अगस्त 1943 को नगेंद्र देव वर्मा की सेना यह सूचना मिलने के बाद आगे बढ़ी कि शत्रुओं की संख्या अधिक नहीं है। पहला हमला सेना ने ट्यूनानी शिविर पर किया, जहां 300 क्रांतिकारी 100 बंदूकों के साथ थे। राजा की सेना ने पड़ोसी ऊंचे पर्वत से उन पर अचानक गोलियां चलाई, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हमले में तंदुल रियांग मारा गया। यहाँ 464 क्रांतिकारी व 232 औरतें व बच्चे बंदी बनाए गए। साथ में उनसे बहुत से हथियार भी छीने गए। कुछ प्रमुख क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। तब सेना टाईचार बोहरा, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था, की ओर बढ़ी। वहां लगभग 150 क्रांतिकारियों का शिविर था। सेना के आने पर वे लोग भाग खड़े हुए। दूसरा हमला राजा की बॉडीगार्ड सेना ने टाईचार बोहरा पर किया, जिससे उन्होंने रियांग बस्ती के घरों को जलाकर राख कर दिया। जबकि वर्षा आरंभ हो चुकी थी, उसी समय जमातिया जाति के सरदारों ने राजा की सेना की सहायता के लिए 500 अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित प्रशिक्षित नवयुवक दिए। ट्यूनानी और अंबर के बीच 35 मील के क्षेत्र में रियांग घरों में कोई नहीं मिला। केवल 300 गायें, 300 भैंसें, सूअर और बकरियां व मुर्गे ही सेना को मिले थे। सेना टाईचार बोहरा जा पहुंची, जहां पर क्रांतिकारियों का बानसर किला बना हुआ था। क्रांतिकारियों ने हमले में लड़ने के बजाय बाईखोरा की ओर भागना ही अच्छा समझा। भागते समय क्रांतिकारियों ने खगेंद्र राय के घर में आग लगा दी। क्रांतिकारी बंगाल के पड़ोसी क्षेत्र में जा छिपे। सेना ने सुना कि रतनमणि क्रांतिकारियों को फिर से संगठित कर रहा है, इसलिए सेना ने लाओगांव व बागफा में सेना को संगठित कर लिया। दूसरे दिन रतनमणि का दल बाईखोरा की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए नगेंद्र देव वर्मा तथा लेफ्टिनेंट हरेंद्र किशोर देव भी 200 रियांग जन के साथ बाईखोरा की ओर चल बढ़े और लक्ष्मी चेरा जा पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि चौधरी पाड़ा में टीले पर क्रांतिकारी भोजन कर रहे हैं। यहीं पर दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। जब सेना उनके निकट पहुंची तो उन्होंने जय रतनमणि, जय गुरु के नारे बुलंद किए, सेना को चुनौती दी और गोलियां चलाई। सेना ने अपनी 2 टुकड़ियां बनाई। एक जमादार टुकड़ी को पूर्व दिशा में भेजा तो मुख्य सेना नायक के नेतृत्व में टीले के दक्षिण ओर की बढ़ी और दोनों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 10 तोपों व राइफलों की मार के सामने क्रांतिकारी लंबे समय तक टिक नहीं सके। उनमें से 2 मारे गए, परंतु फिर भी वे सेना को चुनौती दे रहे थे। जब क्रांतिकारी दल ने देखा कि सेना उन्हें घेर चुकी है, तब वे पीछे हट गए। क्रांतिकारियों ने पहली बार सेना की वीरता से सामना किया। वहां से पीछे हटने के बाद अमरपुर के एक टीले पर क्रांतिकारी फिर एकत्र हो गए। इस बार वे शत्रु से आधुनिक हथियारों से लड़ने को तैयार थे। उन्होंने टीलों की चोटी पर पत्थर भी एकत्र कर लिए और बांस के तीखे टुकड़े भी तैयार कर लिए। वह शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी योजना थी कि जब शत्रु सेना उनकी ओर बढ़ेगी तो वो टीले के ऊपर से पत्थर लुढ़काएंगे और उनको मारेंगे, किंतु प्रशिक्षित सेना ने उन पर पीछे से आक्रमण किया और टीले पर कब्जा कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। क्रांतिकारियों का यह अंतिम प्रयास था, जो असफल हो गया। इसके बाद यहाँ वहाँ 2-3 जगह दोनों के बीच लड़ाई हुई। त्रिपुरा का राजा और बीएल देव वर्मा ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया और भयभीत जनता का मनोबल मजबूत किया। इतना होने पर भी सेनापति और राजा को क्रांतिकारियों को बंदी बनाने या समर्पण करने के लिए विवश करने की चिंता थी। राजा को सेनानायक ने गुप्त सूचना भेजी कि रियांग जन एक स्वदेशी दल का गठन कर रहे हैं। रियांग पुरुष सेना के हाथ नहीं आ रहे थे, अतः उनकी स्त्रियों को बंदी बनाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप पुरुषों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 50 रियांग गांवों को पेट्रोल छिड़क कर जलाकर नष्ट कर दिया गया। लाखों रुपयों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। कोमिला में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। उनकी इच्छा अनुसार रियांग जन पर युद्ध के बाद घोर अत्याचार किए गए। उनकी स्त्रियों को जब जेल से छोड़ा तो वे चीख कर कह रही थी कि
न उनके ऊपर सिर छिपाने को घर है, न खाने को एक दाना है। वे क्या करेंगी? लोगों को 2-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ रहा था। इधर वर्षा के अभाव में अकाल की स्थिति भी थी। मारे गए क्रांतिकारियों की संख्या 10-12 थी, परंतु पकड़े गए क्रांतिकारियों की संख्या 20,000 थी। सितंबर 1943 तक रियांग बंदियों को पैदल अगरतला लाया जाता रहा। बागफा व बैखोरा की पराजय के बाद ताई चार बोहरा में रतनमणि का भाई कामला नोआतिया आधी रात में आकर उससे मिला। रतनमणि ने समझ लिया कि अब युद्ध संभव नहीं है, अतः अपने जन्म स्थान लौटने का निश्चय करके वह भाई व कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ चिटगांव पहुंच गया। जब वह चकमा बाजार रामसिरा में रतनमणि के पुराने घर में ठहरे हुए थे तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाईं। कुछ लोग घायल हुए तो एक व्यक्ति मारा भी गया। रतनमणि बचकर निकल गया, किंतु 5 महीने के बाद वह दीली नाला चिटगांव में पकड़ा गया और रंगामाटी जेल में कैद कर लिया गया। त्रिपुरा के राजा की इच्छा के अनुसार उसको दिसंबर 1943 में अगरतला भेजा गया। उसके विश्वस्त साथी एक एक करके पुलिस के अत्याचारों से बीमार होकर मर गए। मुकुंदा नामक साथी को चिटगांव जेल में भेजा गया। रतनमणि की मृत्यु एक रहस्य है। सरकारी विवरण के अनुसार वह मलेरिया बुखार से मरा। सरकारी डॉक्टर के अनुसार क्षय रोग से उसके फेफड़े सड़ चुके थे और वह हृदय गति रुकने से मरा। अगरतला जेल के विवरण में लिखा है कि वह हैजे से मरा। यह भी कहा जाता है कि राजा व सामंत जहां बैठकर मदिरा पान कर रहे थे, उसको वहां ले जाया गया और उसको बहुत पीटकर उस पर कोड़े बरसाए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। रतनमणि का विरोध केवल खगेंद्र राय के रियांगों पर किए जाने वाले अत्याचारों से था, न कि त्रिपुरा के राजा से। फिर भी राजा के यहाँ उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। वास्तव में यह एक चमत्कारी व्यक्ति था और उसके पास जादुई शक्ति थी, जिससे उसने पीड़ित रियांग व नोआतिया जाति को लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था। उसकी नव समाज निर्माण की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। क्रांति का परिणाम। रियांग क्रांति का परिणाम जनजातियों के लिए हितकर सिद्ध हुआ। जुलाई-अगस्त 1943 की यह क्रांति त्रिपुरा के राजा के विरुद्ध हुई थी। राजा ने क्रांति के दौरान पकड़े गए सभी बंदियों को छोड़ दिया। रतनमणि की पत्नी व बच्चों को भी छोड़ दिया गया। लूट व उत्पात करने के सारे मुकदमे उठा लिए गए। शांति स्थापित होने के बाद राजा ने रियांग लोगों को बलपूर्वक वैष्णव धर्म स्वीकार करवाया। पुरुषों को जनेऊ पहनना व सिर मुड़वाने पड़े, किंतु जो रियांग उत्तरी त्रिपुरा में रहते थे उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। दक्षिणी त्रिपुरा के रियांग राजा के उत्पीड़न की यादों से इतने भयभीत थे कि वे वहां से उत्तरी त्रिपुरा, मिजोरम, लुसाई पर्वतमाला तथा चिटगांव में जा बसे। ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। नोआतिया जन भी इस क्रांति में सम्मिलित हुए थे, यद्यपि इनकी संख्या सीमित थी। ब्रिटिश लोगों ने भी नोआतिया जाति के लोगों की उन्नति के लिए चिंता व्यक्त की थी, अतः त्रिपुरा के राजा की ओर से उनकी समता एवं समानता के अधिकार प्रदान किए गए। नोआतिया व रियांग जन को त्रिपुरा क्षत्रिय समाज में सम्मिलित कर लिया गया। राजा को इस क्षेत्र की एक पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाती थी, जिसके आधार पर उन्हें भूमि पर अधिकार भी दे दिए गए। प्रत्येक विकास कार्य इसी क्रांति का परिणाम था। त्रिपुरा, नोआतिया, जमातिया, रियांग व हलाम जनजातियों के निवास के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। जनजातियों को स्वशासन के अधिकार दे दिए गए। क्रांति अवश्य असफल हो गई, किंतु सभी जनजातियों को समता व समानता के अधिकार प्राप्त हो गए। अतः सभी जनजातियों के लोग रतनमणि के आभारी हैं। धन्यवाद। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।